Hey friends, welcome back to my channel The Concept Guru. I am your guru indeed. तो आज हम चालू करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 साइंस फिजिक्स। यस, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने सिखाए हैं कोर कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के लाइट चैप्टर के। अगर आप पार्ट 3 फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आपने मिस कर दिया है, दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू यू दैट प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बेसिक से सिखाया है, बहुत स्लोली और स्टडीली बताया है। सीक्वेंशियल जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वैसा नहीं, अपने नॉलेज के हिसाब से कौन सा बच्चे को पहले टॉपिक सिखाना चाहिए, कौन सी क्लैरिटी पहले बच्चे को आनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, बस उसी ऑर्डर में सब कुछ सिखाया हुआ है। तो जाइए पहले पार्ट 1 पार्ट 2 चेक करिए, उसके बाद आज का लेक्चर आप अटेंड करिए। और अगर आपने दोनों पार्ट अटेंड कर दिए हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज आज मैं ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने ही वाले हैं। याद है ना, टीचर ने क्या कहा था, चैप्टर बहुत टफ है, इसको अच्छे से कर लेना नहीं तो कुछ बनेगा नहीं एग्जाम में। सीनियर्स ने क्या कहा था, भाई सारी फिजिक्स सारी साइंस एक तरफ, लाइट चैप्टर एक तरफ, न्यूमेरिकल्स आर डैम कंफ्यूजिंग। वो कंफ्यूजन सारा सॉर्ट आउट कर दूंगा, क्लियर आउट कर दूंगा, बिकॉज यहां पे हम सीखते हैं चैप्टर कॉन्सेप्चुअली, एक एक कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, समझते हैं एंड इस थियरी में बिलीव करते हैं दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर आपको ये रेस जीतनी है तो बने रहिए हमारे साथ द कॉन्सेप्ट गुरु में, क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं रिफ्रैक्शन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, दैट मींस स्फेरिकल लेंसेज रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ रे डायग्राम्स, बहुत दिल घबराता है जब रे डायग्राम की बात आती है। रे डायग्राम की जब बात आती है तो मन में लगता है ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं, मुझसे ये बनेगा नहीं। जैसे ही ये बात मन में घर कर जाती है ना कि मुझसे ये बनेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बनता। तो पहली चीज मैं बता रहा हूं, इतने इजी होते हैं रे डायग्राम्स, इनका एक पैटर्न है, काम करने का एक तरीका है। अगर वो अच्छे से सीख लिया तो यही रे डायग्राम्स आप पूरे अच्छे से बना के भी आने वाले हो इफ रिक्वायर्ड, इफ आस्क्ड। और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए हैं, इनके कोर कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं इनके न्यूमेरिकल्स। तो इनके न्यूमेरिकल्स भी आप बहुत ही अच्छे से करके आने वाले हो एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 साइंस फिजिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स लाइक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो पहले कॉनकेव मिरर ले लेते हैं और चेक करते हैं कि ये एक बेसिक पैटर्न क्या अपनाता है जब वो रिफ्लेक्शन करता है। तो लेट्स टेक दैट। तो देखिए सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं एक कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया लाइक दिस। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ये वाली जो है इसकी डार्क सरफेस रहती है और ये वाली जो सरफेस है यहां जो दिख रही है ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके सेंटर से एक लाइन को हम इमेजिन करते हैं, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे नहीं सोचने बैठ जाना, कोई मिरर में देखने ना बैठ जाना कि क्या मुझे यहां से प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है। जो मिरर का सेंटर है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। अभी टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लो। तो टर्मिनोलॉजी है पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने ऑलरेडी कॉनकेव मिरर बना दिया है। ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में खड़ा करते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट राइट साइड में प्लेस नहीं किया जाता है। सर इसके पीछे कोई रीजन है क्या कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जा रहा है? नहीं, कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, क्योंकि इससे चीजें सिंप्लीफाइड हो जाती है, कंफ्यूजन कम हो जाता है। इसलिए हम हमेशा इमेजिन करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में ही प्लेस करेंगे।
तो देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक ट्री भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहां पे होता है पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है। उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब क्या होगा, इसके आगे की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। सपोज ये लाइट रे यूं गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर जो है ये कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग। कन्वर्ज करता है, रेस को मिलाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में। तो ये यूं टकराएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, कट करेगी। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट करती है, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं फोकस। तो जब भी लाइट रे को हम इमेजिन करेंगे कि ये पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से और कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जो फर्स्ट पॉइंट पे ये कट करती है, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। और पोल से, ये पी लिख देता हूं कैपिटल पी, तो पोल से फोकस तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होता है। तो स्मॉल एफ हो गया क्या? फोकल लेंथ। क्या हो गया? फोकल लेंथ। तो ये हो गया फोकल लेंथ। हमने फोकस देख लिया, पोल देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस को देख लिया और पोल को देख लिया है। अभी तक इतनी चीजें, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब जहां पे भी ये मिरर इमेज बनाता है, उसको बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। तो सर ये इमेज कैसे बनाएगा? अभी बता देता हूं आपको कैसे बनाएगा। इसका नेचर क्या है? कन्वर्ज करने का नेचर है। जैसे ही लाइट इससे टकराएगी, वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज ये ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ इतनी है और यहां से भी एक लाइट जाती है और जाने के बाद ये कट करती है, फिर से फोकस से निकल जाती है। तो जहां पे भी दो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं, ऐसा पॉइंट, मीटिंग पॉइंट जो होता है, वो पॉइंट इमेज को देता है। याद रखना, वो किसको देता है? इमेज को देता है। सर तो इमेज तो आपकी ये फोकस में ही बन रही है और ये तो दिख ही नहीं रही, पॉइंट के बराबर है। यस, यहां पे इस केस में ऐसा हो रहा है कि इमेज जो है वो कोइंसिडेंटली फोकस पे ही बन रही है, इसीलिए यही पॉइंट मेरा इमेज भी देगा मुझे। पर क्या सर हमेशा इमेज फोकस पे ही बनती है? आंसर इज नो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इमेज फोकस पे ही बने। सर हमेशा इमेज पॉइंट साइज की ही बनती है। पॉइंट साइज मतलब इतना माइन्यूट साइज, जैसे कि एक पॉइंट होता है। तो आंसर इज नो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इमेज पॉइंट साइज ही बने। धीरे धीरे बताऊंगा, सारे केसेस बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कब इमेज पॉइंट साइज बनेगी और कब उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसका मैग्निफिकेशन होता जाएगा, मतलब कि वो बढ़ती जाएगी, या तो किसी किसी केसेस में कम होती जाएगी। पॉइंट साइज से कम तो कुछ भी नहीं हो सकती है। सबसे लीस्ट साइज जो है वो पॉइंट साइज ही है। बट आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि जहां भी दो पैरेलल रेज, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किससे टकराएंगी? कॉनकेव मिरर से टकराएंगी। उसके बाद क्या होगा? वो कन्वर्ज करेगा, उनको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज करेगा। जहां पे भी ये दोनों पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करेंगी, उस पॉइंट पे इमेज ऑब्टेन होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लो। अगर नहीं समझ में आया है, स्लो मोशन में बार बार सुन के रिपीट करके समझो। फिर से बोल रहा हूं, पैरेलल रेज जाएंगी ऑब्जेक्ट से, कहां जाएंगी? मिरर की तरफ जाएगी। कौन से मिरर की तरफ? कॉनकेव मिरर की तरफ। उसके बाद क्या होगा? वो उनको रिफ्लेक्ट करेगा। उसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्ज किस पे करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब मिलाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिलाएगा। उसके बाद क्या होगा? जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी, उस पॉइंट पे इमेज ऑब्टेन होगी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो पॉइंट फोकस ही हो। यस, इस केस में ये पॉइंट कौन सा था? फोकस था। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
और इमेज जहां बनती है तो पोल से वो दूरी इमेज डिस्टेंस कहलाती है, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। तो फिलहाल के लिए यही फोकल लेंथ भी है, और क्योंकि इमेज भी यही बन रही है इसलिए ये स्मॉल v भी हो जाएगा। v का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। आपने एक बात नोटिस करी, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, हर किसी को हम किसके कंपैरिजन में चेक कर रहे हैं? पोल के रिस्पेक्ट में। पोल से ये दूरी कितनी है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से इमेज तक की दूरी इमेज डिस्टेंस है। एक और डिस्टेंस रह गया, जल्दी से बता देता हूं। अगर आप इस मिरर को इमेजिन करोगे तो ये एक स्फेरिकल मिरर है। अगर इस स्फीयर को मैं कंप्लीट कर दूं तो ये एक स्फेरिकल शेप ले लेता है, मतलब एक सर्कुलर शेप। अभी 2D है ना, ये बोर्ड 2D है तो एक सर्कल दिख रहा है, तो सर्कुलर शेप ले लेता है। और आपको तो पता ही है, जहां भी स्फीयर होगा या सर्कल होगा तो उसका रेडियस भी होगा, उसका सेंटर भी होगा। तो सपोज उसका सेंटर हम यहां पकड़ लेते हैं, इसको कैपिटल सी लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, क्योंकि हर डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कहलाता है कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर, कैपिटल आर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और कैपिटल सी का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आई होप दिस टर्मिनोलॉजी आर क्लियर टू यू। अभी रब करता हूं, फिर से एक बार सीक्वेंस में समझा देता हूं, घबराना नहीं। वैसे बातों बातों में आपको बताऊं तो मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है रे डायग्राम्स का, जिसमें ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी बुक का अपने रे डायग्राम्स वाला कॉलम खोल लो, उसमें आपको फर्स्ट लोकेशन मिलेगी जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी, बहुत बच्चे तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये इंफिनिटी का मतलब क्या है। तो इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी के बारे में पहले जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंफिनिटी पोजीशन से। इंफिनिटी का मतलब होता है ऐसी पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है मिरर पे वो देखना ही पॉसिबल नहीं है। इमेज तो बन रही है पर दिख नहीं रही है। कैसी बन रही है? पॉइंट साइज इमेज बन रही है। तो ऐसी कोई भी पोजीशन जिसपे इमेज पॉइंट साइज मिल जाएगी ना, वो इंफिनिटी होगी। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी का मतलब तो यूनिवर्स के किसी कोने में होगा, ब्लैक होल के किसी पार्ट में होगा, मिल्की वे के किसी एंड पे होगा। इंफिनिटी का मतलब क्या है? कोई भी पोजीशन होने दो जहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया और इमेज ये रहा मिरर उसके सामने, और उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? पॉइंट साइज बन रही है। मतलब पॉइंट का मतलब क्या? आप देख सकते हो क्या? पॉइंट को नहीं देख सकते हो। तो ऐसी इमेज जब भी बनेगी तो उस पोजीशन, ऑब्जेक्ट जिस दूरी पे खड़ा है मिरर से, उसको इंफिनिटी बोला जाएगा। तो जल्दी से बना देता हूं। फर्स्ट केस हम करने जा रहे हैं, देख लो ध्यान से। हमने अभी ऑलरेडी ये केस किया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इंफिनिटी पे। एक पैरेलल रे जाएगी, पैरेलल रे टकराएगी मिरर से, उसके बाद वो कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। जहां पे वो कट करेगी उस पॉइंट को फोकस बोला जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर लूं तो यहां से भी एक पैरेलल रे जाएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और ये भी कट करेगी फोकस पे ही। और जहां पे मैंने आपको बताया दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे भी मीट करती है उस जगह पे ही इमेज ऑब्टेन होती है। यहां पे पॉइंट के बराबर की इमेज ऑब्टेन हो जाएगी, एंड दैट इज बाय ये जो इमेज है ये पॉइंट साइज इमेज होगी। कैसी होगी? पॉइंट साइज। अच्छा, पॉइंट साइज को हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। तो कैसी इमेज ऑब्टेन होगी? हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑब्टेन होगी। डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या? एकदम चींटी के जैसी एकदम छोटी पॉइंट साइज। तो ये हो गई इमेज ऑब्टेन। अब ये कन्वर्जिंग मिरर था, याद रखना कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब अभी अभी बताया, जो कन्वर्ज करता है, मिलाता है। किसको मिलाता है? लाइट रे को मिलाता है। किसके साथ मिलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिलाता है। तो ऐसे मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। दिस इज एन कन्वर्जिंग मिरर। तो अब क्या हो रहा है? हमें फोकस मिल गया, फोकस पे ही इमेज भी मिल गई। तो हमने देखा जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे प्लेस किया गया
तो इमेज जो ऑब्टेन हुई वो कहां पे हुई, फोकस पे हुई, और इसका नेचर कैसा था, पॉइंट साइज, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। कैसी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब एकदम छोटी, पॉइंट साइज इमेज। और ये इमेज जो है उसके जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होने वाली है। अब मैंने आपको बताया है डिफरेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। तो नाम से तो पता चलता ही है, पर काम से कैसे पता चलेगा उसको जानना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना नहीं भूलना। पर अभी बता देता हूं यहां पे कि ये जो इमेज बनने वाली है कैसी बनने वाली है, इसका नेचर कैसा होने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब अगर हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहे तो एकदम फर्स्ट क्लास ऑब्टेन हो जाएगी। पर किसके साइज की ऑब्टेन होगी, पॉइंट साइज की ऑब्टेन होगी। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ द रे डायग्राम, जहां पे ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया था, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको प्लेस किया गया था इंफिनिटी पे। कहां पे प्लेस किया गया था, इंफिनिटी पे इसको प्लेस किया गया था। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट दूरी से फाइनाइट दूरी मतलब कि मिरर के पास आता जाएगा। एक एक केस बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना, रब करता हूं और फिर नेक्स्ट केस पे जंप करते हैं। तो चलो अब मैं सेकंड रूल आपको दिखा देता हूं, सेकंड पोजीशन बता देता हूं जहां ऑब्जेक्ट को हम रखने जा रहे हैं, और वो है बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी लेके आते हैं तो इमेज कैसी बनेगी, किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनने वाली है ये मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। चलो फटाफट बना देते हैं कॉनकेव मिरर। और यहां पे एक बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिन कर दिया कि ऐसे करके अगर ये स्फेरिकल शेप होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं आता, और यहां पे बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट को लेके आ जाता हूं। ये रहा बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, चलो इसके साथ साथ इनके बनाने के कुछ रूल भी बता देता हूं जल्दी से आपको। तो पहला रूल क्या है, ध्यान से सुन लो, अलग से फिर रे डायग्राम्स के रूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहीं पे रूल सीख लोगे तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार वो पैरेलल ही जाए, रे तो कैसे भी डायरेक्शन को ले सकती है, ठीक है ना। तो जैसे आप दिवाली का रॉकेट चलाते हो, आप जरूरी थोड़ी ना कि वो हमेशा सीधा ही जाएगा, वो टेढ़ा भी जा सकता है, कैसा भी जा सकता है। इसी तरीके से लाइट की रे कैसे भी ट्रेवल कर सकती है, करती ही है। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना, तो ध्यान से देखो, एक रूल बताने जा रहा हूं आपको कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो जैसे वो जाती है वैसे ही वो वापस आ जाती है, मतलब उसी पाथ में वो वापस आ जाती है, लाइक दिस। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड सी में। और फोकस का तो मैंने आपको बताया कि अगर पैरेलल रे है तो वो फर्स्ट रूल था, वो पैरेलल रे है तो वो हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ और फोकस से पास होगी, लाइक दिस। तो जहां भी वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि जहां भी दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहां पे क्या मिलती है, इमेज मिलती है। तो यहां मिल जाएगी इमेज, और इमेज कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज मिलेगी, ऐसी मिल रही है। इन्वर्टेड इमेज भी है, ये इन्वर्टेड मतलब उल्टी। देखो इसका सर कैसा आ रहा है, इसका हेड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, टेल ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे हम। तो कॉनकेव मिरर में ये बात तो समझ में आ रही है कि हमेशा इमेज कैसी मिल रही है, इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। फिलहाल तो इन्वर्टेड ही मिल रही है, पहले दो केसेस में इन्वर्टेड मिली है। और फर्स्ट केस में हाईली डिमिनिश्ड थी, पॉइंट साइज इमेज थी। सेकंड केस में वो मिल रही है डिमिनिश्ड इमेज। कैसी मिल रही है, डिमिनिश्ड इमेज। अब पता है कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, कंफ्यूजन ये होता है कि सर आपने ये रे ऐसे ही क्यों बनाई, आप कैसे भी तो बना सकते थे। देखो कैसे भी बना सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है, वो तो जाएगी, वो यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी, हर जगह से जाएगी। पर हम वही केसेस को देखते हैं जहां पे इजी होता है रे डायग्राम को ऑब्टेन करना। जैसे आपके घर जाने के 10 रास्ते हैं, पर 10 के 10 रास्ते आपको घर में पहुंचाते हैं, पर आप कौन सा पाथ चूज करते हो जो इजी टू गो, जहां पे आप इजीली पहुंच जाओ, जहां से आप इजीली पहुंच जाओ। सिमिलरली हम लोग जब केसेस लेते हैं तो हम भी वैसे ही
केस लेते हैं जहां पे इजीली रे डायग्राम ऑब्टेन हो जाए और मेरे जो और इमेज का नेचर जो है वो भी हमें समझ में आ जाए कि ये कैसे बन रही है। तो जैसे ही ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, सेकंड केस एनसीईआरटी की बुक में देख लो, तो बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इंफिनिटी से आगे की तरफ बढ़ा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे आया बियॉन्ड। तो यहां पे एक इमेज मिली जो मिली डिमिनिश्ड। रियल और इन्वर्टेड तो ये है ही, रियल इन्वर्टेड तो इसका नेचर ही है, तो ये रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज आपको मिली है। और बिटवीन सी एंड एफ मिली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज ये मिली है, तो बिटवीन सी एंड एफ ये इमेज आपको ऑब्टेन हुई है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस। आई होप दिस इज वेरी इजी एंड यू आर गेटिंग इट वेरी करेक्टली। तो चलो थर्ड केस कर लेते हैं। थर्ड का केस करने से पहले मैं रब कर देता हूं एंड देन लेट अस डू द थर्ड केस आल्सो। तो नाउ थर्ड केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी से वो धीरे धीरे मिरर के पास आता जा रहा है और जैसे जैसे पास आता जा रहा है एटलीस्ट हमें इमेज दिखने लग गई है। फर्स्ट केस जब इंफिनिटी पे था तो इमेज जो थी पॉइंट साइज थी, हाईली डिमिनिश्ड थी। सेकंड केस जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर गया तब इमेज कैसी हो गई, इमेज हो गई डिमिनिश्ड पर एटलीस्ट दिखने लग गई। अब वो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा और जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो इमेज कैसी ऑब्टेन होती है, लेट मी शो यू दैट। तो देखिए ये मैंने बना दिया एक कॉनकेव मिरर, ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे इमेजिन कर लिया ऐसे करके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप चाहो तो रेगुलर भी बना सकते हो, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक करता हूं इसलिए मैं इमेजिन कर लेता हूं, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर बोल दिया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बोल दिया। तो थोड़ा पीछे ले लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। सपोज यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया तो ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट लॉ तो वही है कि अगर पैरेलल जाएगी, रे कैसी जाएगी, पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कन्वर्ज होगी और प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। ये देखो ये कट कर दिया और कट करने के बाद जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस को फर्स्ट कट करेगी वो पॉइंट कहलाएगा फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। सेकंड काम क्या करते हैं, देखो अभी मैं कुछ उल्टा करने वाला हूं। जैसे मैथ्स में कैसा होता है, थ्योरम होती है उसका कन्वर्स होता है, वैसे ही अभी यहां पे एक काम करने वाला हूं। पहले कर देता हूं फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये रे ऐसी जा रही है, यहां से हो जा रही है, ठीक है। अब मैं उल्टा काम करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, इस रे को फोकस से पास करने वाला हूं और जैसे ही ये फोकस से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सीधी कर देते हैं ऐसे। अरे चलो, तो अभी ये जैसे ही मिरर से टकराएगी तो जब पैरेलल थी तो ऐसी गई थी, अब ऐसी गई है तो पैरेलल जाएगी। तो अभी ऐसी आई है, यूं आ रही है, तो अब मैं इसको पैरेलल भेजूंगा, जा भाई। और जहां पे भी वो कट करेगी दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, जहां पे भी वो कट करेगी वहां पे ही इमेज ऑब्टेन होती है। ये बना दी मैंने इमेज। और आप देखो जितना ऑब्जेक्ट का साइज था लगभग लगभग उतना ही इमेज का साइज बना है और दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्टेन हो गई है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब इमेज भी ऑब्टेन होगी, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्टेन हो जाएगी। और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना का उतना ही इमेज का भी साइज हो जाएगा। ये बात याद रखना, उतना ही सेम साइज किसका हो जाएगा, इमेज का हो जाएगा। तो ये देखो ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम हो गया। और यहां पे आपने एक कन्वर्स लॉ भी सीख लिया, जब जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो मिरर से टकरा के वो यूं जाती थी। अब इस बार वो ऐसी आई तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली गई, लाइक दिस, फोकस से जब गुजरी। तो आई होप दीज लॉज आपको लॉ भी समझ में आ रहे हैं, नेचर भी समझ में आ रहा है। इमेज तो कैसी मिली, रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। नेचर क्या है सर, तो भैया नेचर में तो कुछ चेंज नहीं आया है, रियल इन्वर्टेड मिली। और सर साइज के लिए क्या बोलेंगे, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज था वही सेम साइज हमें इमेज का भी मिल गया। ऑब्टेन कहां पे हुई इमेज, किस जगह पे ऑब्टेन हुई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको इमेज मिल गई है। दिस इज द थर्ड केस। धीरे 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 कहानी शुरू हुई थी हाईली डिमिनिश से, फिर हो गई डिमिनिश, अब हो गई सेम साइज। नेक्स्ट क्या होने वाला है खुद ही गैस कर लो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ क्या आपने गैस सही किया कि नहीं किया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ रोहित सर से, द कॉन्सेप्ट गुरु से आपकी नॉलेज में एड ऑन हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा करने वाला हूं, जो न्यूमेरिकल्स, जो कॉन्सेप्ट मुझे डराते थे शायद मैं उनको पार पा जाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रही है, क्या आपको कोई कमी लग रही है, वो भी जरूर बताइएगा। और बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे ही वीडियो डालूंगा तुरंत मिल जाएगा। भाई क्लास 10 का आ गया और मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा इसी जगह पे। 14 साल का एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन बोलूंगा वो आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अब मैं चौथा केस बताने वाला हूं और इस बार इमेज का साइज बढ़ जाने वाला है भैया, ऑब्जेक्ट से भी बढ़ जाने वाला है फोर्थ केस में। लेट मी शो यू दैट। तो चलो अब फोर्थ केस में मैं पहुंच रहा हूं, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ बढ़ती जा रहा है ऑब्जेक्ट और वो आने वाला है बिटवीन सी एंड एफ। तो फटाफट पहले मिरर बना देता हूं। ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। इसके सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, ये निकल गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये बन गया है, आई एम सॉरी, ये बन गया है कॉन्वेक्स मिरर। मुझे कॉनकेव पढ़ा रहा हूं मैं, तो लेट मी मेक अ कॉनकेव मिरर। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर बनाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूं। सपोज ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे निकल चुका है और सपोज वो यहां पे आ गया है, तो यहां से पैरेलल रे जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, जहां पे कट करेगी वो पॉइंट होगा फोकस। और साथ ही साथ यहां पे एक चीज और देखने मिलेगी आपको, ये पहले इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा कि अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं डालूं, तो याद है मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गुजरती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है। तो अल्टीमेटली यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो निकलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं गई मिरर से और यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, फिर वो ऐसी आएगी, फिर वो ऐसी आएगी और अल्टीमेटली दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड थी, ये रे देखो ऐसी आई फिर यूं गई। ये तो हम देखते हैं हर केस से, ये वाला तो पार्ट देख ही रहे, ये वाला एक्चुअली नया है। सर तो हम क्यों माने सर कि ये ऐसे ही जाएगी? भैया मैंने आपको क्या बताया कि जहां पे भी इमेज बन जाए वैसा पॉइंट ले लेना चाहिए। सर यहां से ऐसे भी तो जा सकती थी ना, यूं जा सकती थी, 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 कैसे भी जा सकती थी, यस कैसे भी जा सकती थी, बट इसकी इमेज हमें यहां पे ही ऑब्टेन हो रही है, प्रॉपरली हो रही है। और अगर इतने तरीके से जा सकती थी तो ऐसे भी तो जा ही सकती थी, ऐसे भी तो वापस आ सकती थी। एक लॉ अभी अभी सिखाया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर निकल के जाएगी तो उसी पॉइंट से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं गई और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो गई और रिफ्लेक्ट बैक होके जहां पे दो रेज मीट करी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और इस बार आप देख लो, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज। पहली बार ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बढ़ गया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंचा किन दो पोजीशंस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, वैसे ही इमेज का साइज एनलार्ज हो गया और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया। तो रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज बनी। कैसी बनी? एनलार्ज्ड इमेज बन गई है। तो पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। क्या पोजीशन है? बिटवीन सी एंड एफ। कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने ऐसा ही क्यों लिया, मैं कैसे भी लेता, ले तो लेते पर इमेज नहीं बनती। इमेज जहां से ऑब्टेन हो रही है वो पॉइंट मैंने ले लिया, बाकी किसी भी पॉइंट से जा सकती है। तो लाइट रे भैया इसका कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ी ना है,
हर पॉइंट से जा रही है। अभी मुझे आप देख पा रहे हो, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, तो क्या वो सारी लाइट पैरेलल जा रही है जो आपको दिख रही है लेंस पे, ये कैमरा में जो है? नहीं, ये हर डायरेक्शन में हर तरीके से जा रही है, इसलिए आपको मेरी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि पैरेलल भी जा रही होगी। सर आप पैरेलल ही क्यों लेते हो हर बार? तो पैरेलल भी जाती है इसलिए पैरेलल ले लेता हूं। जिससे भी केस हमारा इजीली ऑब्टेन हो जाता है, वो दो रेस को ले लिया जाता है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको एक लॉजिकली पता चल रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से इमेज बन जाती है। दैट इज वाई इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इसके पीछे और कोई अदर लॉजिक है ही नहीं। तो चलो फिफ्थ केस में बढ़ जाते हैं। फिफ्थ केस जो है, इसमें अब इमेज का साइज इससे भी डबल हो जाने वाला है, मतलब डबल से मतलब इससे भी बड़ा हो जाने वाला है। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो अब फिफ्थ केस आने वाला है और इसमें इमेज इतनी बड़ी ऑब्टेन हो जाएगी कि अगर हम एक स्क्रीन लगा देंगे ना, तो उस पर भी उसका कुछ धुंधला धुंधला ही पार्ट दिखेगा, पूरी इमेज ऑब्टेन नहीं हो पाएगी, इतनी ज्यादा वो एनलार्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले बना लेते हैं कॉन्केव मिरर, फिर बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हम ऑब्जेक्ट को कर देते हैं प्लेस, और इस बार ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया है फोकस पे, ये बात याद रखना। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही प्लेस करते हैं। देखो आप यहां पे ये देखो, और ये फोकस से ये गई पैरेलल रे मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, रिफ्लेक्ट बैक करने से जहां पे वो फर्स्ट पॉइंट पे कट करती है वो क्या होता है? फोकस होता है। सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस पे हमने कर दिया, और फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था, थोड़ा सा पास ले लेता हूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था वहां से एक लाइन, जैसे अभी पिछले केस में भी की थी वैसे ही कर देते हैं। ये देखो, अब डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूं तो आपका, ताकि आपको क्लैरिटी आए, बाकी डॉटेड दिखाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन में होगी, ऐसे ही रे जाएगी और इसी डायरेक्शन में वापस वो आएगी लाइक दिस। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गई, ये कहां मिलेगी किसी को पता नहीं है, ये इंफिनिटी पे मिलेगी। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो तो इतना ही है, पर इमेज का साइज इतना बड़ा हो गया, हाईली एनलार्ज्ड हो गया है कि वो स्क्रीन पे भी ढंग से ऑब्टेन नहीं हो पा रही है। तो ये केस देख लो ध्यान से, इसमें ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दिया है? ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया है फोकस पे, और फोकस पे प्लेस करने पे क्या हो रहा है, जो इमेज बन रही है वो हाईली एनलार्ज्ड बन रही है। नेचर तो वही रहने वाला है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फिफ्थ केस, और इसके बाद एक एक्सेप्शनल केस आने वाला है जहां पे कॉनकेव मिरर उसका कन्वेंशनल नेचर, जो उसका रियल नेचर है, उससे हटके काम करने वाला है। होता है ना कभी कभी हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए वी गो आउट ऑफ द बॉक्स, राइट भाई, बाकी किसी के लिए तो नहीं करता पर तेरे लिए ये भी कर दूंगा। तो इसी तरीके से जो लास्ट केस है जो मैं आपको बताऊंगा, उस केस में कॉनकेव मिरर का जो नेचर है, रियल इन्वर्टेड इमेज को प्रोवाइड करना, वो चेंज होने जा रहा है। मतलब क्या सर रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगी? यस, नहीं मिलेगी, अब मिलने वाली है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो लेट मी शो यू दैट। तो चलिए फ्रेंड, अब लास्ट केस, सिक्स्थ केस जान लेते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट धीरे 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 फोकस से भी और मिरर की तरफ बढ़ेगा, और वो बिटवीन द पोल एंड फोकस पे आ जाएगा, और वहां पे मिरर जो है वो उसका नेचर ही चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते समय। अभी तक जो इमेजेस बनी थी वो कैसी बनी थी आप सबको पता है, वो बनी थी रियल इन्वर्टेड इमेज। पर इस बार जो बनने वाली है इमेज, वो रियल इन्वर्टेड नहीं बल्कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनने वाली है। तो लेट मी शो यू दैट कि किस तरीके से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी इस केस में। तो चलो फ्रेंड्स,
सिक्स्थ केस के लिए हो जाओ रेडी, जल्दी से बना देते हैं फिर से कॉनकेव मिरर और फिर बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जो कि ऑब्वियसली कहां से पास हो रही है, पोल से पास हो रही है। और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस बार बहुत ही पास आ चुका है। चलो यही बना देता हूं, एकदम पास बना देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस से भी और ज्यादा पास में, फोकस और पोल के बीच में आ चुका है, मतलब मिरर के एकदम पास में आ चुका है। तो अब क्या होगा ना, अब पैरेलल इमेज बनने का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। और अब एक रूल नया सिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो। एक रूल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे पोल से निकलती है तो जितने एंगल पे वो आती है उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। ये आई है, ये आर है। तो अभी तक आप पढ़ते थे पैरेलल रे, पर अब पैरेलल रे का स्कोप भी खत्म हो गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस से भी हट गया है और वो फोकस और पोल के बीच में आ गया है। तो अब इसके पास एक ही स्कोप बचा है कि इसको हम इस तरीके से डालते हैं और जितने एंगल पे ये आई उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब ऐसे चली जाएगी। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस अपना वही रहने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस तो पता ही है ना आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस कैसा है कि सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे गई है लाइक दिस, मिरर से हिट करी है, मिरर पे इंसिडेंट हुई है, तो जैसे वो आई है वैसे ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब यूं चली जाएगी ऐसे। तो अब आप बोलोगे सर यहां पे तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, मतलब अगर हम इसको इमेजिन करें सपोज, तो वो कभी भी मीट नहीं करने वाली क्योंकि इनके बीच का गैप तो वाइडन ही होता जाने वाला है, ऐसा होता जाने वाला है। तो ये कभी मीट नहीं करने वाली है। तो अगर मीट नहीं करेंगी तो इसकी इमेज कैसे ऑब्टेन होगी। अब ध्यान से देख लो, अगर मैं इस इमेज को पीछे ड्रैग करूं लाइक दिस, ठीक है, करता जा रहा हूं मैं, तो देखते जाओ। और इसको भी मैं पीछे इमेजिन करूं लाइक दिस, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे के ही पार्ट है। तो देखो ये फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड रे है, कैसे आई थी, ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी, ये पोल से यूं आई, जितने एंगल पे टकरा इसको आई मान लो, फिर उतने पे रिफ्लेक्ट हो गई, इसको आर मान लो। तो ये एक लॉ है कि मिरर में अगर पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंस होती है रे तो वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लॉ तो अब आपको पता ही होगा, पिछले 3 केसेस से हम लगातार यूज करते जा रहे हैं। पर ये दोनों रे कहीं भी मिलने से रही, ये देखो ये यूं जाएगी, ये यूं जाएगी, ये कभी भी मिलेगी नहीं। जब तक मिलेगी नहीं इमेज ऑब्टेन होगी नहीं। हाँ मिल जाती तो रियल इमेज बन जाती, पर रियल इमेज तो बनेगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ड्रैग करेंगे पीछे और पीछे इमेजिन करेंगे कि ये यहां पे मीट हो रही है और यहां पे जहां पे भी ये दोनों ड्रैग करने के बाद मीट करेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। और आप देख सकते हो इस बार इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट। एनलार्ज तो है, हाईली एनलार्ज है ये इमेज भी, पर एनलार्ज होने के साथ साथ ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन चुकी है, आपने देखा। अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, तो हमारे पहले 2 पार्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। स्क्रीन लगा दी ना तो उस पर डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होने वाली है, ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। हाँ इमेज तो दिख रही है, हाईली एनलार्ज भी दिख रही है, हमें तो दिख के तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ है मिरर में, वो इमेज दिख रही है, तो कहीं ना कहीं तो बन रही है, पर वो रियल इमेज नहीं है। वो 2 रियल रेस के इंटरसेक्ट करने से नहीं बन रही है, वो उनको इमेजिन करने से बन रही है। और इमेजिन इसी तरफ हो सकता है, इस तरफ तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करने वाले हैं इस डायरेक्शन में। तो यहां पे ही एक के साथ क्योंकि बन रही है इसलिए कहीं तो मीट हो रहा है, पर वो बियॉन्ड द मिरर मीट हो रहे हैं और इस कारण से ये इमेज को कहलाती है वर्चुअल इमेज। तो लास्ट केस
जब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल के पास में रख दिया, तब यहां पे जो इमेज हुई ऑब्टेन वो हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखो आज का चैप्टर शुरू किया था ये समझाने से कि भैया आज मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कवर कर दूंगा, और मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कवर करने के साथ साथ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, हो सकेगा तो लेंस भी ले लूंगा, और फिर बचा कुचा जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। पर मुझे जब से मैं पढ़ा रहा हूं मुझे ये फील हो रहा है कि क्योंकि रे डायग्राम्स थे, टाइम लग गया है, और इस कारण से आज का लेक्चर मुझे हॉल्ट करना पड़ेगा आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी एक कॉन्सेप्ट और सिखाने जा रहा हूं उसके बाद में, तो नेक्स्ट लेक्चर का प्रोपोगेंडा फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें हम मिरर के न्यूमेरिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखने वाले हैं, लेंस के केसेस देखने वाले हैं, और साथ ही साथ बचा हुआ जितना भी हमारा पार्ट है एप्लीकेशन वगैरह, ये सब करके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी लास्ट ईयर तक होता था, पर इस साल वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है आप ध्यान से देख लीजिए। मिरर फॉर्मूला जो है वो बोलता है दैट 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u, वेयर f इज फोकल लेंथ, ये क्या है फोकल लेंथ है, v क्या है इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस कहां से लिया जाता है, पोल के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। पोल के रिस्पेक्ट में जहां तक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां इमेज बन रही है वो इमेज डिस्टेंस, और जहां पे फोकस है तो पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। साथ ही साथ एक नेचर ऑफ फोकल लेंथ का आपको बताता चलता हूं, ध्यान रख लेना कि जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनती थी वो हमेशा फोकल लेंथ की डबल होती है। ये बात आप याद रख लेना, जितनी भी फोकल लेंथ होगी, सपोज फोकल लेंथ 3 मीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 मीटर की हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता चलता हूं जो कि है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन से मतलब देखो अब सबको अभी इतने बड़े हो गए, 10th क्लास में आ गए, तो ये तो पता ही है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफाइंग लेंस भी बहुत बार यूज किए हैं सर, मैंने तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी किए होंगे। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बढ़ गई, मैग्नीफाई हो गई, या फिर डीमैग्नीफाई हो गई, कम हो गई, उसको मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होता है, जो लॉजिकल है, वो होता है h डैश बाय h। सर h डैश क्या है इमेज हाइट, क्या है इमेज हाइट है, h क्या है ऑब्जेक्ट हाइट है, क्या है ऑब्जेक्ट हाइट है। तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का अगर आप रेशियो ले लेते हैं तो आपको मिलता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, वो होता है माइनस बी अपॉन यू, वेयर बी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये माइनस साइन साइन कन्वेंशन से आता है, साइन कन्वेंशन भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी की आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला इज दिस, लॉजिकली इंक्लाइंड फॉर्मूला। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप बचपन में छोटे थे, अभी बड़े हो गए, तो कितना, मान लो 2016 में आपकी सो एंड सो हाइट थी, अब 2025 में आपकी सो एंड सो हाइट हो गई, तो 16 के रिस्पेक्ट में 25 में आप कितने बढ़ गए, वो मैग्निफिकेशन हो गया। तो मैग्निफिकेशन का एक लॉजिकल फॉर्मूला ये है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में जानना है तो इट इज माइनस बी अपॉन यू। तो इस नोट पे आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं, एंड आई होप यू रियली लाइक द लेक्चर। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से
चैप्टर्स ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं और आप मेरे से वो समझना चाहते हो। रियल नंबर में करवा चुका हूं, पॉलिनोमियल्स में करवा चुका हूं, साथ ही साथ केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए द कॉन्सेप्ट गुरु में और देखिए इन सभी वीडियोस को। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अमंग योर फ्रेंड सर्कल, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है, याद रखना। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस और मोरल भी बहुत बढ़ाया होगा, क्योंकि यू आर एट द कॉन्सेप्ट गुरु वेयर आई एम योर गुरु इन नीड, इन नीड।